आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 29, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभा एक पेड़ की छाह में बैठी थी। घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े की पीठ ही अब वास स्थल है। पुराना मंदिर, जीर्ण प्रासाद या खुला प्रांतर, कुछ क्षण के लिए शयन भूमि। खाना पीना रहना प्रायः घोड़े की पीठ पर। इस समय अपने भावी कार्यक्रम की चिंता में तन्मय रहती है। किस उपाय से ग्रामीणों में शिक्षा का प्रचार होगा? बाहर रहकर भी प्राणों के भीतर बैठने का उत्तम मार्ग तैयार होगा। सर्वसाधारण के हित की किस तरह की धारा प्रखरतर होकर उन्हें शीघ्र बहुत ज्ञान के समुद्र से ले चलकर मिलाएगी। साथ साथ जनता को इस रीत के ग्रहण में किसी तरह का संकोच न होगा, बल्कि इससे लोगों में स्फूर्ति फैलेगी और परस्पर संबद्ध होने की सहृदयता दूर दूर भिन्न भिन्न गांवों और वर्णों के लोगों को बांधेगी। हर वर्ण की अलग अलग शिक्षा हर वर्ण के मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाएगी, और जबकि हर शिक्षा अपनी प्रगति में दूसरी शिक्षाओं का सहारा लेती है, तब हर मनुष्य भी सापेक्ष होकर दूसरे मनुष्य का मूल्य समझेगा। भिन्न वर्ण के प्रति इस प्रकार घृणा का भाव न रह जाएगा। संबद्ध होकर देश सच्ची शक्ति से प्रबुद्ध होगा। ये सफलता साधारण आनंद की दात्री नहीं, इसमें प्रिय का जो रूप है वही यथार्थ मुक्ति के आनंद का कारण हो सकता है। प्रभावती छाह में तने के सहारे आधी लेटी हुई इस प्रकार से भविष्य की कल्पना कर रही थी। खजाना लूटकर चतुर्थांश उसने उसी क्षण सिपाहियों में बांटा था। एक चतुर्थांश और सिपाही बढ़ाने के लिए लगाने को कहा था। बाकी एक चतुर्थांश रखकर वहां के कई गांवों के दरिद्रों में चतुर्थांश धन बंटवा दिया था। कुछ सिपाही नित्य कृत्य में लगे थे, कुछ प्रभावती की रक्षा में इधर उधर बैठे खड़े थे। चारों ओर नाले ढाक का वन। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े बैठे थे। आगे घोड़ा और पीछे रथ आता हुआ देखकर एक ने पास के दूसरे से कहा। उसने भेजे हुए सिपाही का अंदाजा लगाया। एक तीसरा उतरकर घोड़े पर चढ़कर वन के किनारे पहुंचा। घोड़े वाले सिपाही से तथ्य मालूम हुआ। उसने रथ वहीं रोक देने के लिए कहा। रथारोही ने महाराज से पैदल चलकर मिलने के लिए निवेदन किया। रथवाहक को प्रतीक्षा में वहीं रहने के लिए स्नेहपूर्वक कहा। विद्या अपना सामान महाराज को लेकर चलने के लिए कहकर उतरी। अश्वारोही दूत भी घोड़े से उतर पड़ा, लगाम थाम कर बढ़ा। पीछे पीछे महाराज, उनके पीछे विद्या चली। कुछ झाड़ियों की आड़ रह गई तो दूत ने महाराज को वहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं प्रभावती के पास चला। प्रभा उठकर बैठ गई। दूत ने प्रणाम कर पत्र देने की खबर कही और कहा कि कुमारदेव ने उसका उत्तर अपने दूत के हाथ भेजा है। दूत के साथ उसकी पत्नी भी है। रथ पर आए हैं। रथ वन के किनारे खड़ा है। दूत अपनी पत्नी के साथ आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। दूत पत्नी को लेकर आया है। ये एक विचित्र विनोद सा प्रभावती को मालूम दिया। उसने आज्ञा दी। अच्छी बात है, दूत की पत्नी को सम्मानपूर्वक आगे करके दूत को ले आओ। आगे आगे विद्या उसका सामान लिए सकुचाते हुए पीछे पीछे महाराज चले।
भावमयी अपूर्व सुंदरी विद्या को प्रभा देखती रह गई। उसके पीछे महाराज को देखकर हंसी न रोक सकी। कहा, महाराज, आप 99 के फेर में पड़ गए। एकाएक बड़ा भारी बहार पड़ा। प्रणाम करती हूं। अच्छे तो है। कहकर महाराज की धर्मपत्नी को प्रणाम करने को अंजलि बांधी तो उसने हाथ पकड़कर छुड़ा दिया। मुझे नहीं, स्नेह के कंठ से कहा। प्रभावती ने सोचा शायद महाराज ने कहीं से भगाया है। महाराज ने ऊंचे स्वर से प्रभावती को आशीर्वाद दिया, फिर सबको वहां से हटा देने के लिए कहा। इंगित पा लोग इधर उधर हो गए। महाराज ने रत्नावली की चिट्ठी निकाली। बड़े आग्रह से प्रभा ने हाथ बढ़ाया। महाराज संकुचित होकर बोले, लेकिन बिट्टी रानी, ये चिट्ठी तो रतन ने राजराजेश्वरी कोई हैं यहां, उनको देने के लिए दी है। तो मुझ पर विश्वास नहीं तुम्हें? तुमसे ज्यादा विश्वास किस पर होगा हमको? हम कुछ राजराजेश्वरी के बस्ते हैं। तुम ही लेव। तुम्हें अब रतन के पास लौटकर थोड़े जाना है। घबराते क्यों हो? पढ़कर पहुंचवा दूंगी। प्रभावती उतावली से चिट्ठी खोलने लगी। विद्या भाव समझकर पुलकित हो मुस्कुराती रही। एक दृष्टि से प्रभावती पढ़ने लगी। डाकू राजराजेश्वरी को यथोचित। कुमारदेव को लिखा तुम्हारा पत्र। कुमार की इच्छा से मैंने पढ़ा। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसलिए उचित उत्तर मैं उनकी ओर से लिख रही हूं। पुनः वे तुम्हें उत्तर लिखकर सम्मान दें, ऐसी मर्यादा तुम्हारी नहीं। मैं भी न लिखती। मेरी दासियों के तुम्हारी जैसी दासियां हैं। 4 बदमाश इकट्ठे करके रास्ता चलता धन लूट कर तुम्हें शक्ति का गर्व है, लज्जा नहीं? शक्ति के स्पर्धा भाव में देवी यमुना की सहोदरा तुम्हें क्या समझ सकती हैं? सोच लो। तुम राजराजेश्वरी समझती हो अपने को? मिलने की जगह बतलाओ तो बल की परीक्षा कर ली जाए। देखो फिर मेरे पद त्राण उठाने से पहले परित्राण पाती हो या बाद। कुमारी रत्नावली। कई बार प्रभावती ने पत्र पढ़ा। कई बार देव शब्द को आंखों से लगाया। इच्छा हुई हृदय से लगाएं, पर महाराज और विद्या की लाज बाधक हुई। मन से उसे सहस्त्र बार हृदय से लगाया। भाव में भरी हुई देर तक बैठी रही। कुछ समझ में न आ रहा था कि इसका क्या उपाय किया जाए। मन के क्षोभ को समझकर विद्या ने प्रिय स्वर से कहा, देवी आप चिंता न करें, अभी और बहुत से संवाद आपको सुनने हैं। इसके बाद कार्य की चिंता करनी है। मेरा विचार है ये सारी धूल सघन कार्य की वर्षा से दब जाएगी, पथ सुखमय होगा। विद्या की आवाज ऐसी थी कि प्रभा आकृष्ट हो गई। ये स्त्री पत्नी रूप से महाराज से ही नहीं मिल सकती। विश्वास हो गया। आपसे मेरा विशेष परिचय नहीं, पर मैं एकांत में आपसे बातें करना चाहती हूं, क्योंकि स्त्रियों की भीतरी बातें पुरुष के सामने नहीं हो सकती। महाराज को सुनाकर कहा। तब तक महाराज वहां से आए रथवाली को देखकर आए कि उसके भोजन पान का अच्छा प्रबंध हुआ या नहीं, और वो कब तक यहां से जाना चाहता है। प्रभा ने कहा, महाराज उठे। ठहरो, विद्या महाराज से बोली। फिर उसने प्रभावती की तरफ रुख कर कहा, उसे इसी वक्त कुछ देकर विदा कर देना ठीक होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है। कहकर अपनी एक अंगूठी निकालकर प्रभा को देखती हुई बोली, इसे आप अपनी ही चीज समझें, मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहती। महाराज उसे आपके नाम से पुरस्कृत करके जाने के लिए कह दें। आपको मेरी चीज लेने में शास्त्रीय आपत्ति न होगी, विश्वास रखें। पर मेरे नाम से नहीं महाराज, कहना कि देवी राजेश्वरी ने पुरस्कार दिया है। अंगूठी लेकर महाराज चल दिए। डरे कि पहली रात वाली बात कह न दे, जिसे उन्होंने छिपाया था। विद्या महाराज से मिलने की पहली रात से लेकर मनवा से चलने तक सभी बातें सुधरे ढंग से कहने लगी, जिसमें थोड़े समय में सभी बातें और सारा परिचय आ गया। महाराज से उसे दूत की कही लालगढ़ लूटने वाली गुप्त बात भी मालूम हो चुकी थी। उसे भी कहा। सोचा था महेश्वर सिंह संभव है, प्रभावती का स्नेह माने। प्रभावती चुपचाप सब सुनती रही। इस अद्भुत स्त्री के प्रति उसकी सहानुभूति, सम्मान और अभेद अपनाव पैदा होता रहा, ज्यों-ज्यों वो बातचीत में आगे बढ़ती गई। सारी बातें सुनकर प्रभा ने कहा, बहन, लालगढ़ की रक्षा पिता की कृपा पर निर्भर रहने पर नहीं हो सकती।
वे इतने कृपालु व्यक्ति नहीं। विरोध से हो सकती है, पर मेरे पास जितना धन है इतने से अतुल्य सैन्य संग्रह किया जा सकता है। पर यह कार्य शीघ्र न होगा। अधिक अर्थ का लोभ देकर सेना एकत्र नहीं की जा सकती। कारण उतना अर्थ नहीं। पुनः जो अर्थ मेरे पास है वो दूसरे अभिप्राय से है। मैं लालगढ़ की रक्षा के लिए उसका व्यय करूंगी तो मेरे सहकारी अच्छी आलोचना न करेंगे। कुछ क्षण विद्या चुप रही। सोचकर कहा, पहले तो आपको कुमारदेव की पत्नी होने का प्रमाण पेश कर राजा महेश्वर सिंह के पहुंचने से पहले पहुंचकर दुर्ग में अधिकार करना चाहिए। फिर पत्र लिखकर समय की प्रार्थना। अवश्य अधिकार राजा महेश्वर सिंह नहीं रखते, पर इसके बाद युद्ध होने पर भी आपकी विजय होने पर बाद की शंका कम रहेगी, क्योंकि कान्यकुब्जेश्वर न्याय के फंदे में आ जाएंगे। रही बात खर्च की, सो वहां अधिकार मिलने पर सेना भी मिलेगी और वो सेना सुशिक्षित होगी। थोड़ी ही सेना बाहर से एकत्र करनी पड़ेगी। संभव है लालगढ़ के ही लोग धर्म और सत्य का विचार कर आपका साथ दें। नहीं तो ये लीजिए, इससे आप राजा महेश्वर सिंह की 10 गुनी सेना एकत्र कर 1 साल तक युद्ध कर सकती हैं। ये किसी का दान नहीं, मेरे परिश्रम से अर्जित अर्थ है। ये कहकर हीरे मोती और भिन्न भिन्न रत्नों की पेटिका खोलकर प्रभा के सामने बढ़ा दी। एक बार पेटिका और एक बार विद्या की ओर दिव्य भक्तिपूर्ण दृष्टि से प्रभा ने देखा। कुमारी रत्नावली ने कुमार के लिए जो संगठन किया था, विद्या से उसे मालूम हो चुका। किसी तरह दोष की अंधेरी रात वाले दिन कटें तो आकाश पर उसके परिणय के दिन की पूर्ण शशांक छवि अंकित दिखे। इस बार कुमार और रत्नावली एक साथ बंधकर सदा के लिए सुखी हों, ये लालसा प्रभा के हृदय में लहरा कर रह गई। दीदी का ऋण इस शोध से भी पूरा न होगा। प्रभा ने निश्चय कर कहा, मैं यथाशक्ति आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। हम में तुम का ही व्यवहार ठीक होगा। तुम मुझसे उम्र में छोटी होगी, यमुना देवी बड़ी। मुस्कुराकर प्रभा उठकर वन में एक तरफ गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 29, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।